अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स का ये हमारा पहला चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग साबित करेंगे कि स्प्रिंग के साथ बंधे मैस की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले है जनाब वाइब्रेटरी मोशन। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है कि जब कोई जिस्म एक पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है तो इसकी मोशन को ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मसलन जूले का मोशन, क्लॉक के पेंडुलम का मोशन। ये देखिए जूले का जो मोशन है, इसमें जिस्म अपनी हरकत को बार बार दोहरा रहा है, तो इस तरह का मोशन जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। उसके बाद है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, फिर मैं इसको नेक्स्ट जो है वो उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन ही होता है, लेकिन चंद शराइतें जो वो पूरी करता है। जैसे अभी आप देखें, ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है सिंपल पेंडुलम का ये मोशन है, ये वाइब्रेटरी मोशन ही है, लेकिन इसमें जो एरो का साइन है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो लेट्स सी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। तो इस बात को ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए ये इस जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है, इसमें देखें एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी वस्ती पोजीशन बी है। तो जब हम लोग इसको वस्ती पोजीशन बी से ए पर लेंगे, जब हम इसको ए पर लेकर जाएंगे तो ये जो बी से ए तक का फासला है, बी से ए तक का जो फासला है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कहीं पे भी मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो बी से ए तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपको पता है कि ये दो वैल्यूज़ के दरमियान एक ऐसा तल्लक होता है कि जिसमें जब एक वैल्यू बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट जो है इस डेफिनेशन की, उसमें ये बताया गया है कि जब बी से ए तक का डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, इस बॉब पर लगने वाली फ़ोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। मतलब कि जब बॉब ए पर पॉइंट ए पर होगी तो इस पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन पॉइंट बी की तरफ होगी, और जब ये पॉइंट सी पर होगी तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, पॉइंट बी की तरफ होगी। जैसा ये इस एरो को देखिए, ये जो ग्रीन एरो है ये डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नंबर वन जो फोर्स लगती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी पर, उसकी डायरेक्शन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। और दूसरी बात यह है कि वस्ती पोजीशन फोर्स जो है वो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस कि जितना डिस्प्लेसमेंट वस्ती पोजीशन से ज़्यादा होगा, फोर्स की मिकदार जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वाइब्रेटरी मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है जब वो दो शराइत को पूरा करे। पहली शर्त ये है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स जो है वो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी बात यह है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉइंट बी की तरफ यानी कि वस्ती पोजीशन की तरफ होगी। तो इसकी मिसालें हैं सादा पेंडुलम का मोशन, बाल और बाउल सिस्टम, और मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट मैस स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ते हैं तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो, उसको डिस्कस करने से पहले ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हुक का कानून जो है, ये स्प्रिंग का आपको पता है कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है।
रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म को उसकी असली हालत में वापस लाना चाहती है। तो जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाए या दबाया जाए तो हुक के कानून के मुताबिक जो फोर्स लगती है स्प्रिंग पर वो बराबर होती है F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये के इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। जितनी आप स्प्रिंग पे फोर्स ज़्यादा लगाएंगे स्प्रिंग की लंबाई में उतना ही इजाफा ज़्यादा होगा। जैसे देखें, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लंबाई में इजाफा होता है। आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा इजाफा होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम इजाफा होगा। तो ये हुक का कानून है। ये आगे मैथ स्प्रिंग सिस्टम को समझने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये उसका हिस्सा है। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये अभी ऊपर हमने एक एक्सप्रेशन देखा हुक के कानून का, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें जो K है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। K जो है वो बराबर होता है माइनस F ओवर एक्स, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की रेशो है। लेकिन अगर हम इसको आम कॉमन सेंस में बात करें तो K की मिकदार स्प्रिंग के सख्तपन की नुमाइश है, मतलब कि जितना K की मिकदार ज़्यादा होगी स्प्रिंग उतना ज़्यादा सख्त होगा, और जितनी K की मिकदार कम होगी स्प्रिंग जो है वो उतना नरम होगा। उसके बाद है जी रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑसिलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म को इसकी वस्ती पोजीशन की तरफ या इससे दूसरी तरफ धकेलती है। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है ऑसिलेटरी मोशन में, ये हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है, इसकी डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स की। तो रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म को उसकी असली हालत में वापस लाने की कोशिश करती है। जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उस पर एक फ़ोर्स लगेगी जो उस स्प्रिंग को वापस उसकी असली हालत में लाएगी। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो 9th क्लास में आपने डिस्कस किया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब किसी जिस्म की स्पीड बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और इसकी सिमत जिस्म के मोशन की सिमत की तरफ होती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जब किसी जिस्म की स्पीड कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और इसकी सिमत जिस्म के मोशन की सिमत के मुखालफ होती है। उसके बाद आखिरी जो कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है इनर्शिया। ये भी पिछली क्लास में आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि हर मादी जिस्म अपनी हरकत या रेस्ट की हालत को जारी रखना चाहता है। मतलब कि हर मटेरियल बॉडी की ये खसूसियत है कि अगर वो एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट ही रहना चाहता है, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो अपनी हरकत को जारी रखता है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो ये थे कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें दरकार थे। तो अब हम आ जाते हैं जनाब, ये देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम है मैथ स्प्रिंग सिस्टम। तो इसमें देखिए कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे एक मैस M है, उसको स्प्रिंग के साथ सरफेस के साथ अटैच किया हुआ है, और इस पर हमने एक वस्ती पोजीशन पे जो एक निशान O जो है उसको हमने मार्क किया हुआ है, ये वस्ती पोजीशन है। इस हालत में स्प्रिंग में ना तो कोई स्ट्रेच है और ना ही स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। स्प्रिंग बिल्कुल अपनी नॉर्मल हालत में है, तो इस वजह से उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। तो अब हमने क्या किया है कि अब हम लोग इस मैस M को खींच कर पॉइंट A पर ले गए हैं। तो जब हम उसको पॉइंट A पर लेकर गए हैं तो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया। तो अब हुक का कानून जो था कि अगर जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाए तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो उसको वापस उसकी असली हालत में लाना चाहती है। तो जैसा कि अब ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो गया है, तो इस पर फोर्स लग रही है जो उसको वापस पॉइंट O पर यानी कि उसकी असली हालत में लाना चाह रही है। तो जब हम चूँकि ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, जब हम इस मैस M को यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पॉइंट O की तरफ मूव करेगा। तो जब ये मैस M पॉइंट O पर पहुँचेगा तो इनर्शिया की वजह से, कि इनर्शिया जो है वो किसी भी मादी जिस्म की खासियत है कि वो अपनी हालत को जारी रखना चाहता है। तो अब क्या होगा कि जब ये M पॉइंट O की तरफ मूव करेगा तो इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट O पर रुकेगा नहीं बल्कि पॉइंट B पर चला जाएगा। पॉइंट B पर जब ये आया तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गया। अब फिर स्प्रिंग पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉइंट O की तरफ।
क्योंकि स्प्रिंग अपनी नॉर्मल हालत में आना चाहता है। तो जब ये मैस m से पॉइंट O की तरफ मूव करेगी तो फिर इनर्शिया की वजह से ये मैस m दोबारा पॉइंट A पर चला जाएगा और स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। फिर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी और ये पॉइंट O की तरफ आएगा और फिर O से इनर्शिया की वजह से पॉइंट बी पर चला जाएगा। तो इस तरह ये जो मैस m है ये ए और बी के दरमियान मूव करता रहेगा। तो अब हम इस बात को साबित करने वाला हूँ मैं आपको, मतलब पहले तो मैंने आपको रिस्टोरिंग फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से बताया, तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको पता है कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। ये देखिए, जब हमने इस मैस m को a पर खींचा तो m से जब ये पॉइंट O की तरफ जा रहा है तो मैस m की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉइंट O की तरफ होगी। अब पॉइंट O पे ये मैस रुकेगा नहीं और पॉइंट B की तरफ मूव करेगा। जब ये पॉइंट B की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको पता है कि वो मोशन के अपोजिट उसकी डायरेक्शन होती है। तो अब इसका मोशन पॉइंट बी की तरफ हो रहा है तो इसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट ओ की तरफ होगी। सेम इसी तरह जब ये पॉइंट बी से ओ की तरफ जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, उसकी डायरेक्शन पॉइंट ओ की तरफ होगी। और जब ये ए से ओ की तरफ आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पॉइंट ओ की तरफ डायरेक्शन होगी। और जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड चूंकि कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी ओ की तरफ होगा। तो इसमें देखें पूरे मोशन में कि जब ये मैस ए से बी के दरमियान मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ओ की तरफ रहती है, मतलब कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा वस्ती नुक्ता की तरफ होती है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल प्रूव कर सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए। अब इसमें से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो m को दूसरी साइड पे ले जाएं तो a किसके बराबर आ जाएगा, F बाई m के। अब हुक के कानून के मुताबिक आपको पता है कि f किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के। तो अब हमने क्या किया है, f की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। f की जगह उसकी वैल्यू आएगी माइनस के एक्स बाई एम। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया है, माइनस के बाई एम एक्स। के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और m जो है वो मैस है, और मैस भी आपको पता है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू के बाई एम की जगह हमने कांस्टेंट लिख दिया और x। अब कांस्टेंट आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ है, यानी कि पॉइंट ओ की तरफ है। और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप देखिए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट ओ की तरफ है, ये माइनस साइन ये दिखा रहा है। तो इससे साबित होता है कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम का मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि मैस स्प्रिंग सिस्टम में आपने देखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने मैथमेटिकली प्रूव किया, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉइंट ओ की तरफ रहती है। तो उसके बाद ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई m बाई के अंडर रूट। टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए ये जब हम मैस m जो है हमने इसको पॉइंट A से ले जा के छोड़ा तो ये पॉइंट A से B पर गया और B से वापस A पर आया। तो A से B और B से वापस A तक आने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये अगले स्टेप में ये देखिए, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम की एनिमेशन है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में बॉडी जो है वो कैसे मूव करता है। इसमें देखिए कि ऊपर जो मतलब रेड से दिखाया गया है एरो, वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो ब्लू एरो है वो पोजीशन को शो कर रहा है। तो इसमें देखिए हमने अभी बात की थी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा इसकी तरफ होती है, वस्ती पोजीशन की तरफ होती है।
तो ये इसमें हम लोग ने इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है कि देखिए जब ये इधर अब मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसमें जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ओ की तरफ रहती है। तो इस सारी डिस्कशन से साबित हुआ कि इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसमें आप लोगों ने अब बुक में ये आपके पहला टॉपिक ही है, इसके साथ आपने डायग्राम भी बनानी है और इसको आपने अच्छी तरह जब इसको रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मज़ीद जो है वो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।